हेलो बच्चों, बहुत ठंड पड़ रही है बेटा, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना। चलिए हम लोग अपनी स्टडी करते हैं। चैप्टर क्या चल रहा है? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में अपना जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनकी लगभग 90% स्टडी कंप्लीट कर ली है। अब हमें आज की क्लास में पढ़ना है कि यदि कंपाउंड दिया गया है तो उस कंपाउंड के टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, इनकी एक नॉर्मल ट्रिक्स की स्टडी करनी है। साथ में हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पर रिजोल्यूशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड में हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। साथ में हम लोगों को आज स्टडी करनी है रेसिमिक मिक्सचर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपना जो रनिंग टॉपिक है वो पहले ये है, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन गिवन कंपाउंड। ओके, तो देखते हैं क्या है। ये सब आपका हो चुका है, बहुत बढ़िया। सिमेट्री वगैरह सारी कंप्लीट हो गई हैं। आप नॉमेनक्लेचर RS DL एटसेट्रा सभी कंप्लीट है, साथ में रिलेशंस भी। और जो आज की क्लास है पहले हम चलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में ये अगर पूछता है कि हाउ मैनी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर या टोटल मीजोफॉर्म या टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो इनके लिए एक सिंपल सी ट्रिक दिमाग में हम रखेंगे। कौन सी ट्रिक है? पहली ट्रिक क्या कहता है, देखो ध्यान से। यदि कंपाउंड हैविंग डिसिमिलर एंड्स, अगर कंपाउंड में डिसिमिलर एंड्स हैं तो टोटल कितने बनेंगे? n बनेंगे, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ काइरल सेंटर। ओके। दूसरा, जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर हमने कंपाउंड लिया CH3 CHOH CHBr CH3। अब बताइए बेटा, क्या यहाँ पर कभी सिमेट्री पॉसिबल है? क्या इनके मिरर इमेज एटसेट्रा पॉसिबल हैं? नहीं है ना। तो टोटल कितने बनेंगे? एक काइरल ये है, एक काइरल ये है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n का नंबर हो गया 2। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 बनेंगे जाकर। गॉट इट। तो जैसे देखते हैं पहले इसी के एग्जांपल। जैसे एक कंपाउंड ये दिया गया है CH3 CHCl CHBr CH3, ठीक है। अब इस तरह का अगर कंपाउंड है हमारा, डिसिमिलर एंड्स ले लेते हैं, या हम ये कहें कि इसमें सिमेट्री कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहां पर बताइए कितने काइरल सेंटर हैं? तो 1 2, ठीक है, 1 2। तो ये कितने बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स? 2 to the power 2, चूंकि n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, ये बन गए 4, ठीक है। यहां पर मान लो डिसिमिलर एंड है, हम कहें ये CHO दिया गया है, ठीक है। बताइए कितने बनेंगे यहाँ पर काइरल सेंटर? पहले तलाशो। एक काइरल सेंटर 1 2 और ये 3 हो गया, 3 हो गए। तो n कितना बना? n इज इक्वल टू 3। तो टोटल कितने हो गए? 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 बनेंगे जाकर। जैसे ये नेक्स्ट कंपाउंड दिया गया है, यहां पर भी देखो डिसिमिलर एंड दिए गए, कभी भी सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। क्या नेम है इस कंपाउंड का? ग्लूकोज। क्या नेम है इसका? ग्लूकोज। बताइए बेटा एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं? एसिमेट्रिक कार्बन यहां पर 4 हो गए। तो n कितना बना? n इज इक्वल टू 4। और साथ में ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 बनेंगे जाकर। गॉट इट? क्लियर हो गया ना।
जैसे ये कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान दें तो काइरल सेंटर 1 2 3 3 है ना। क्या नेम है इस कंपाउंड का? इसका नेम है फ्रक्टोज। आप बताइए इसमें n कितना हो गया? 3। तो टोटल कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8 बन के तैयार हो गए। ठीक है, 8 यहां पर बनेंगे जाकर के। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ये दिया गया है कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर एंड्स, अगर इनके एंड सिमिलर हैं तब फिर आप देखो इसकी दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर बी। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर एंड्स, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर एंड्स, कंडीशन क्या है? विद इवन काइरल सेंटर, अगर काइरल सेंटर इवन है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n बाई 2 माइनस 1। जहां पर इनैंशियोमर्स, ये बेटा दिमाग में रखना है, कभी कभी केवल पूछता है कि इनैंशियोमर्स कितने बनेंगे, तो इनैंशियोमर्स कितने हो गए? 2 टू दी पावर n माइनस 1, और मीजो कितने बने? 2 टू दी पावर n बाई 2 माइनस 1 बनेंगे जाकर। सिमिलर एंड से जब हम इवन की बात करें, जैसे यहां तो कोई इवन नंबर में नहीं है, जैसे ये वाला दिया गया है, ठीक है, फिफ्थ में। अब यहां देखो काइरल सेंटर कितने हैं? काइरल सेंटर है 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई जाकर के। n इज इक्वल टू यहां पर 2 है, ठीक है। तो अब पहले ये बताइए इनैंशियोमर्स कितने बनेंगे? इनैंशियोमर्स, तो इनैंशियोमर्स का रिजल्ट क्या है? 2 टू दी पावर n माइनस 1, दिस इज 2 टू दी पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1, 2 बनेंगे। इनैंशियोमर्स कितने बनेंगे? 2। अब वो कहता है कि ये बताइए कि इसके मीजो फॉर्म कितने बनेंगे? तो जब मीजो फॉर्म की बात चले यहां पर, तो देखो भाई मीजो फॉर्म कितने बनेंगे? तो मीजो फॉर्म की ट्रिक क्या थी? 2 टू दी पावर n बाई 2 माइनस 1। तो ये कितने हो गए? 2 टू दी पावर 2 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, तो 1 बना जा करके। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हुए इसके? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके कितने होंगे? देखो टोटल, एक मिनट, अब ठीक है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 2 ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा और 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। समझ गए ना? अब जैसे ये कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड नंबर 6 में अगर हम देखें तो 6 नंबर में देखो भाई, 6 नंबर में देखो काइरल सेंटर कितने हैं? तो काइरल सेंटर तो एक है ये। दूसरा स्टीरियो सेंटर कितने हैं या स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये हो गया। क्या इसमें सिमिलर एंड है? नहीं है ना सिमिलर एंड। तो अगर पूछता है कि टोटल कितने बनेंगे, तब तो फिर पहला वाला लॉजिक लग गया। तो n कितना हो गया यहाँ पर? n इज इक्वल टू 2, तो 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितने हो गए? 4 हो गए। कोई कंफ्यूजन है? 4 कौन कौन से होंगे? एक देखो ये हो गया, एक या तो ये d हो गया, तो जैसे हम कहें फर्स्ट में d, एक होगा d सिस, दूसरा होगा l सिस, तीसरा होगा d ट्रांस,
ट्रांस और चौथा होगा एल ट्रांस। ये बनेंगे टोटल 4। कितने बनेंगे? ये बनेंगे टोटल 4 बन के तैयार हो गए। ठीक है। अगर सिमिलर एंड्स हैं तो आपको पहले यह दिमाग में रखना है इनेंशियोमर्स कितने बनेंगे। अगर इवन नंबर में काइरल सेंटर है तो इनेंशियोमर्स 2 टू दी पावर n-1। मीजो कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर n/2 -1। दोनों का सम कर दो तो टोटल आपको क्या मिल जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। गॉट इट? टोटल आपको मिल गए यहां पर ये स्टीरियो आइसोमर्स। अब आगे देखते हैं। जैसे यहां पर अगला दिया गया है कंपाउंड हैविंग सिमिलर एंड्स। कंडीशन तो सेम है लेकिन ऑड काइरल सेंटर है। अब अगर ऑड काइरल सेंटर है तो मीजो कितने बनेंगे? पहले इनेंशियोमर्स देखो। इनेंशियोमर्स कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर n-1। यहाँ इनेंशियोमर्स थे 2 टू दी पावर n-1। यहाँ कितने हैं? 2 टू दी पावर n-1 माइनस 2 टू दी पावर n-1/2। ये बनेंगे इनेंशियोमर्स। मीजो कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर n-1/2। दोनों का सम कर दो तो जब सम करेंगे तो सम करने में इससे ये कैंसिल हो गया। टोटल 2 टू दी पावर n-1 आ गए। याद रखो अगर एंड सिमिलर नहीं है तो वहां पर मीजो भी नहीं बनेंगे। मीजो तभी बनते हैं जब सिमिलर एंड्स आते हैं। गॉट इट? क्लियर हो गया ये पॉइंट। जैसे मान लो सिमिलर एंड्स में, चलो भाई यही देख लेते हैं। सिमिलर एंड्स में एक कंपाउंड ये दिया गया है। ठीक है। अब यहां पर सिमिलर एंड्स हैं दोनों में, ये ऑड नंबर में प्रेजेंट है। तो पहले तो हमने ये निकाला कि भाई इनेंशियोमर्स कितने, काइरल सेंटर कितने हैं? 1 2 3। काइरल सेंटर कितने हो गए? 3 हो गए जाकर के। अब 3 के बेस से n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो इनेंशियोमर्स कितने बने? इनेंशियोमर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? 2 टू दी पावर n-1 माइनस 2 टू दी पावर n-1/2। ठीक है। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3 - 1 माइनस 2 टू दी पावर 3 - 1/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 में से 1 गए 2, 2/2 तो 2। तो ये आ गया 2। इनेंशियोमर्स हमारे बनेंगे 2। अब जो है मीजो फॉर्म कितने बनेंगे? तो जब हम मीजो फॉर्म की बात करें तो 2 टू दी पावर कितना हो गया? 2 टू दी पावर n-1। 2 टू दी पावर, देखो ये देखो इनेंशियोमर्स तो इतने बन गए और ये कितने बनेंगे? मीजोमर्स, मीजो 2 टू दी पावर n-1/2। तो यहां पर आते हैं 2 टू दी पावर n-1/2। कितना बना बेटा? 2 टू दी पावर 2 - 1/2, सॉरी 2 टू दी पावर 3 - 1/2। तो ये आ गए कितने? 3 - 1 2/2 1। तो ये आ गया 2। तो मीजो कितने बने? 2 बन गए जाकर। अब अगर हम कहें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बने, तो भाई टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बने? तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इससे ये माइनस हो जाएगा। देखना 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर n-1 माइनस 2 टू दी पावर n-1/2 प्लस 2 टू दी पावर n-1/2। इनसे ये कैंसिल हो गए तो ये कितने बन गए? 2 टू दी पावर n-1। तो 2 टू दी पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 4 बन गए। ये बने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स।
गॉट इट? ये क्लियर हुआ ना? अब आप कह सकते हैं सर इनको जरा समझाइए, एक्सप्लेन करिए। तो जरा देखो बेटा ध्यान से, जब हम पहले में आते हैं तो पहले में अगर हम इसका देखें रोटेशन क्या है, तो ये हो गया 1, ये नंबर हमारा बन गया 1 2 3 4, ठीक है। 1 से चले 2, 2 से चले 3, ये हो गया S, तो S को हमने लिखा R। अच्छा, दूसरे कार्बन में जो ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है वही ग्रुप नीचे प्रेजेंट है, ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप सेम है। नीचे वाले में अगर देखें तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 से चले 2, 2 से चले 3, तो ये हमारा क्या बन रहा है? ये बन रहा है S, तो S का क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, यही बनेगा ना। ये भी बना S, तो S का हो गया R और ये भी हो गया R। ये जो थर्ड नंबर कार्बन है, ये थर्ड वाला कार्बन हमारा कहलाता है अकाइरल, अकाइरल कार्बन। कैसा कार्बन है? अकाइरल कार्बन। तो इसको हम लिखेंगे 2R, इसको हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? 2R थर्ड अकाइरल एंड 4 R लिखेंगे। ये इसका नेम हो गया 1 2 3 4। ये चारों कार्बन का, ये कार्बन का यहां पर इस तरह से नेम लिखेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे पर आते हैं, तो जब सेकेंड में आए तो 1 2 3 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1 2 3, तो बेटा ये क्या बन गया? ये R है, हाइड्रोजन इधर है, तो ये हो गया S। और नीचे वाले का क्या बनेगा? नीचे वाले को हो गया 1 2 3 4, तो ये चले 1 2 3, ये किसमें गया? ये भी R है, तो ये क्या हो गया? S। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन होता है अकाइरल, क्योंकि ऊपर और नीचे के ग्रुप एक जैसे प्रेजेंट है। तो इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन, इसका जब नेम लिखेंगे तो नेम क्या हो जाएगा? 2S 3 अकाइरल 4S हो जाएगा। गॉट इट? अब बेटा इसमें आ जाइए नंबर थर्ड में, ये थर्ड नंबर है। तो देखो यहां पर नीचे और ऊपर, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये कार्बन के नीचे और ऊपर एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन। लग तो रहा है ये काइरल, लेकिन वास्तव में ये काइरल नहीं होता है। इसको हम कहते हैं स्यूडो काइरल कार्बन एटम। क्या नेम है? स्यूडो काइरल कार्बन एटम। जब एक जैसा फॉर्म है, अगर हम मिरर को इस तरह से रख दें तो ऊपर का फिगर और नीचे का फिगर एक जैसा हमें दिखेगा, तो इसे बोलते हैं स्यूडो काइरल कार्बन। और ये है क्या? ये मीजो फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो गया? मीजो फॉर्म हो गया। जरा देखो, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो गया 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो 1 2 3। बताइए कौन सा है? S। तो ये किसमें गया? R में। और नीचे वाले में 1 2 3 4, ये इस तरह से गया, ये गया R में, ये हो गया S। तो इसको हम लिखेंगे 2R 3PCC एंड 4S लिखेंगे जाकर। स्यूडो काइरल कार्बन एटम। यहां पर स्यूडो नहीं है, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन मिरर इमेज एक जैसी नहीं बन रही है, मिरर इमेज एक जैसी नहीं बन रही है पहले में और दूसरे में, लेकिन तीसरे में मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट में एक जैसी बन रही है। दैट्स मीन यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है। एग्जैक्टली वही कंडीशन यहां पर भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री स्यूडो काइरल कार्बन।
इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 2s 3pcc एंड 4r, यहां पर ये हो जाएगा। तो ये जो काइरल ये एटम है, ये कैसा हो गया, काइरल कार्बन एटम बनके तैयार हो गया। गॉट इट? क्या ये बात मेरी अच्छी तरह क्लियर हो गई ना? तो अब आप यहां पर देखो, इनैंशियोमर्स तो दो ही बने, ठीक है, 1 2, ये दोनों क्या बन रहे हैं यहां पर, इनैंशियोमर्स बन गए। मीजोफॉर्म कितने बन गए, 2, वो दोनों कौन से फॉर्म है, ये भी मीजो है और ये भी मीजोफॉर्म यहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक, तो मीजो 2 हो गए, इनैंशियोमर्स 2 हो गए, अब टोटल कितने हो गए, 2 + 2 = 4 बन के तैयार हो गए। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो यहां पर मीजोफॉर्म है, और मीजोफॉर्म में ही पीसीसी प्रेजेंट है, जबकि यहां पर पीसीसी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनका मिरर इमेज नीचे का अलग है, ऊपर का अलग है। यहाँ ब्रोमीन राइट साइड में है, यहाँ पर ब्रोमीन लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर ब्रोमीन लेफ्ट साइड में है, सॉरी ये राइट साइड में है, और ये वाली ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। तो यहाँ तो मिरर इमेज बन नहीं रहा है, जब बन नहीं रहा तो ये एनैंशियोमर्स है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर मिरर इमेज बन गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मीजोफॉर्म है। तो वास्तव में काइरल कार्बन होते, स्यूडो काइरल कार्बन क्या होते हैं, देखो आगे समझते हैं। स्यूडो काइरल कार्बन क्या है, द कार्बन विच इज chiral just because of the difference between configuration of two identical groups present on the carbon। क्या कह रहा है यहां पर, यहां देखो 2r 4r सेम है ना कॉन्फ़िगरेशन, 2s 4s सेम है कॉन्फ़िगरेशन, यहां क्या है RS वही यहां पर कह रहा है कि जो कार्बन में ऊपर का ग्रुप और नीचे के ग्रुप में केवल डिफरेंस किसका है, पीपीएल रोटेशन का, जिस कार्बन के रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे का रोटेशन अलग अलग है, आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण उसे हम बोलते हैं स्यूडो काइरल कार्बन एटम। गॉट इट? क्लियर हो गया ना? और याद रखो, इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पीसीसी ऑलवेज एग्जिस्ट इन मीजोफॉर्म। पीसीसी हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मीजोफॉर्म में प्रेजेंट होगा। मीजोफॉर्म का मतलब जो ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर हैं उनमें ये प्रेजेंट होगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनमें स्यूडो काइरल कार्बन कंसीडर कभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऊपर में जो ग्रुप हैं और नीचे के जो ग्रुप हैं उनकी पोजीशन अलग अलग होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। जैसे ये जेई 2009 में पूछा गया, बेटा ये जो ट्रिक्स होती हैं निकालने की, इट इज नॉट फैक्ट, ये हमेशा फैक्ट नहीं होती हैं, मोस्टली कंपाउंड में काम करती हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस कंपाउंड में CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH3, वो कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एक्स कंपाउंड। जो एक्स कंपाउंड दिया गया है इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट्स क्या होगा, ठीक है। अब हमें देखना है इसका ट्रू स्टेटमेंट। तो पहले तो हम इसको अगर चेक करें तो देखो, एक स्टीरियो सेंटर ये है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है, कितना ग्रुप, इधर एक हाइड्रोजन है, कितना बड़ा ग्रुप। तो टोटल कितने बंदे चाहिए, चेक करो, 2 टू दी पावर n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये हो गया 3, कितने आ रहे 6 आ रहे। क्या यहां पर 6 बनेंगे, चेक कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट क्या कहता है,
एक्स हैज टोटल स्टीरियोमर्स 6। तो भाई ये तो सही हो गया, 6 बन के तैयार हो गए। एक्स हैज टोटल डाया स्टीरियोमर्स 3, अब ये अंदर भी घुस गया। इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इज 6, द नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अगर 6 है तो 2, और कह रहा अगर ये ट्रांस में चला जाए तो 4 बनेंगे, तो 4 और 2 6। हाँ, अब एक्स इज टोटल डाया स्टीरियोमर्स 3। अब ये यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले ने तो डायरेक्ट हमें दे दिया, लेकिन यहाँ पर अब हमें इंटरनली बात करना है। तो पहले हम ये देखें कि ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो किस तरह बनेंगे। जैसे पहला, अब अगर ये हमारा R है तो ये बनेगा R6, और दूसरे को हमने S ले लिया। दूसरा बनेगा, इसका अगर मिरर इमेज है तो ये क्या बनेगा, S6 R बनेगा जा करके। ये दोनों क्या बनेंगे, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स तो ये बन गए जा करके, ठीक है। अब जो बनेंगे वो ट्रांस में बनेंगे जा करके, तो भाई यही होगा ना। तो ट्रांस में आते हैं, जैसे कि नंबर 3 R ट्रांस R, और चौथा बन गया S ट्रांस S बन गया। 2 तो ये बन गए जाकर के, ठीक है। तो ये बनेंगे इनके इनेंशियोमर्स। इनके इनेंशियोमर्स ये बन के तैयार हो गए। पांचवा देखो भाई, R6 S, एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा 6 नंबर R ट्रांस S बनेगा जा करके। तो ये बेटा क्या बनेंगे, ये बनेंगे डाया स्टीरियोमर्स। डाया स्टीरियोमर्स ये बनेंगे जा करके, और अगर रिपीट करोगे तो यही इनके फिर बनेंगे जा करके। तो डाया स्टीरियोमर्स हो गए R6S, क्योंकि ये आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे, एक 6 है तो दूसरा ट्रांस है। तो टोटल 6 कंसीडर ये होंगे। अगर आप बना दो कि S6R और S ट्रांस R, तो ये तो यही रिपीट हो जाएंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, एक जैसी मिरर इमेज होने लगेगी। तो ये 6 कंसीडर होंगे। हैं, अब बताइए इसके बेस से कैसे क्या होगा। एक्स हैज टोटल डाया स्टीरियोमर्स 3, तो डाया स्टीरियोमर्स कितने बन रहे, 2। इफ द स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इज 6, द नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 2। तो अगर 6 है तो कितने एनेंशियोमर्स बन रहे, 2 ही तो बन रहे हैं, तो ये भी सही हो गया। इफ द स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इज ट्रांस, द नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स फॉर एक्स इज 4। तो बेटा ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका करेक्ट स्टेटमेंट ए और सी यहां पर सही बन के तैयार हो गया। ये दिमाग में रखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूले से हम रिजल्ट तो ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी इंटरनली एडवांस पूछता है, तो इंटरनली फिर आपको इस ढंग से सोचना पड़ेगा। थोड़ा टफ है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज सिंपल हो जाएगी। जैसे ये दिया गया है कंपाउंड एक, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल, यह भी जेई एडवांस का है। ठीक, अब एक कार्बन है ये हमारा, इसमें 4 ग्रुप इस तरह से दिए गए हैं। क्या है, H CH3Cl, ClH CH3, ClH CH3, ClH
अब इसके हमें बनानी है, ये बीच का जो कार्बन है ये तो अकाइरल है, क्योंकि चारों ग्रुप इसके एक जैसे हो गए। लेकिन ये जो चार हैं ये चारों तो काइरल हैं। काइरल कार्बन कौन कौन है? काइरल कार्बन एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। चार काइरल कार्बन हो गए। तो अगर चार काइरल कार्बन है और इसका हम डायरेक्ट निकालें जो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 आ रही है, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो जरा हमें चेक करने पड़ेंगे, ये गलत है यहाँ पर। अब सही में सबसे पहले ये देखो, या तो जितने भी दिए गए हैं सभी आर फॉर्म में होंगे, तो आर 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 आर। एक तरीका तो ये हो सकता है, अब हमें यहाँ पर रफ एंड टफ मेथड यूज करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल भी कह सकते हैं। या फिर एक एस होगा और 3 आर होंगे एस, या फिर 2 आर होंगे 2 एस होंगे, या फिर आर एस 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 1 आर 3 एस होंगे, या फिर चारों एस एस होंगे। यही तो बना भाई। कंडीशन सोचो, या तो चारों आर है या चारों एस है, या 1 आर है तो 3 एस है, या 2 आर है तो 2 एस है, या 3 आर है तो 1 एस है। तो टोटल बन कितने रहे हैं? टोटल बने 5। ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डालता है जहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा काम नहीं करता है, उस टाइम आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, यदि है तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है रेशमिक मिक्सचर, डीएल या प्लस माइनस या फिर आर एस। इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, डीएल एक साथ है, आर एस एक साथ है, प्लस माइनस एक साथ है। रेशमिक मिक्सचर बेटा क्या होता है कि जो हमारे इनैंशियोमर्स हैं, जब हम इनैंशियोमर्स को ही आपस में मर्ज कर देते हैं, इनैंशियोमर्स को क्या कर दिया हमने, आपस में मर्ज कर दिया, तो मर्ज करने पर क्या होगा कि पीपीएल को जब हम पास कराएंगे तो डी वाला तो राइट रोटेशन कराएगा, एल वाला लेफ्ट रोटेशन कराएगा। तो यहां पर होगा क्या, एक्सटर्नल कंपनसेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? एक्सटर्नल कंपनसेशन। डी राइट साइड लाइट को रोटेट करा रहा, एल लेफ्ट साइड रोटेट करा रहा है। तो ये एक्सटर्नली क्या हो रहा है, कंपनसेशन हो रहा है। और एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसी पास हुई थी वैसी निकल जाती है, यदि रेशमिक मिक्सचर 100% प्योर बना है। प्योर का मतलब ये हो गया कि मान लो 5 ग्राम डी फॉर्म है तो 5 ग्राम एल फॉर्म है। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो 5 मिलीलीटर ये है और 5 मिलीलीटर वो डी है, तो 5 मिलीलीटर एल भी है। ठीक है, 5 मोल डी है तो 5 मोल एल है। तो अगर दोनों की क्वांटिटी 100% या हम कहें 50-50% ली गई है, तो वहां पर जो रेशमिक मिक्सचर बनता है वो 100% प्योर बनेगा। और जब रेशमिक मिक्सचर प्योर बनेगा तो पीपीएल वहां पर रोटेट हो जाती है। पहले रोटेट हुई, इसके बाद में फिर वो जैसी पास हुई थी वैसी ही निकलती है। डी राइट साइड रोटेट करेगा, एल लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। ओवरऑल बेचारे का रोटेशन हुआ क्या, जैसी गई थी वैसी निकल आई। अगर 2 मॉलिक्यूल के जरिए लाइट का रोटेशन हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, और अगर सेम मॉलिक्यूल के जरिए रोटेशन हो रहा है तो हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। जैसे मान लो कि ये हमने मिला दिया OH COOH एंड CH3, ठीक है, प्लस अब यहां पर दूसरा इसका हमने मिरर इमेज ले लिया OH COOH एंड CH3।
अब देखो बेटा, जब हमने दोनों का मिक्सचर यहाँ पर यूज किया, जरा देखते हैं इसका, 1 2 3 4, इसने पीपीएल को कैसा रोटेट कराया, ये देखो एस है तो ये आर हो गया, आर का मतलब डी, आर का मतलब डी नहीं है, डी इसका वास्तव में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, डी लिख दो या प्लस लिख दो, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जबकि आर थ्योरेटिकल डेटा है। यहां पर बात करते हैं 1 2 3 और ये 4, अब ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ये किधर गया एस, तो ये क्या हो आर है, तो ये क्या बन गया एस, एस को हमने नेम दिया एल या माइनस। अच्छा, एल और माइनस ये दोनों एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जबकि आर एस हमारा थ्योरेटिकल है। तो दोनों को जब रोटेट कराया तो इसने पीपीएल को किस डायरेक्शन में रोटेट कराया, राइट साइड में, रेक्टस फॉर्म में। इसने किस डायरेक्शन में रोटेट कराया, एल फॉर्म में। इसे हम क्या बोलेंगे, एल का एस का मतलब क्या हो गया सिनिस्टर, ये लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ। तो ओवरऑल लाइट पहले ऐसी गई फिर ऐसी गई, तो जैसी गई वैसी पास हो गई। जबकि इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर यही मान लो, अब आप कहें सर मीजो फॉर्म क्या है, जैसे मान लो ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये CH3 है और ये भी CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऊपर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, इसमें देखो रोटेशन क्या हो रहा, आर गया तो आर का मतलब एस हो गया, और नीचे वाले में इसमें 1 2 3 4, इसमें रोटेशन ये देखो एस है तो एस का मतलब क्या हो गया, ये आर हो गया। तो अब जरा देखो पीपीएल को, जो पीपीएल लाइट हमारी पास हो रही है, तो ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा, लेफ्ट साइड में, और ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा, राइट साइड में। तो सेम मॉलिक्यूल का एक पोर्शन लेफ्ट साइड में रोटेट करा रहा है, जबकि दूसरा पोर्शन राइट साइड में रोटेट करा रहा है। तो इसे पढ़ते हैं इंटरनल कंपनसेशन। जो हमारे मीजो कंपाउंड होते हैं, तो मीजो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन होता है, और जब रेशमिक मिक्सचर आता है तो इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल रोटेट करा रही है, और डायास्टीरियोमर्स में सेम मॉलिक्यूल रोटेट करा रहा। तो डायास्टीरियोमर्स के लिए क्या टर्म यूज करोगे, इंटरनल। इस तरह के क्वेश्चन जेईई नीट सभी में पूछे गए हैं, ऑप्शन बनाकर पूछता है, एक्सटर्नल कभी लिखता है कभी इंटरनल लिखता है। तो दिमाग में रखना है कि जब हम डायास्टीरियोमर्स में होंगे तो क्या पढ़ेंगे, इंटरनल, और जबकि रेशमिक मिक्सचर में क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशमिक मिक्सचर अगर प्योर है तो हम ओवरऑल वो कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जरा देखते हैं द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट यहां पर हमारा यूज होता है, द इक्विपमेंट मिक्सचर, सॉरी, the equimolar mixture of D and L isomers is known as racemic mixture और racemic modification। इसे हम racemic mixture या racemic modification कहते हैं। Racemic mixture is always optically inactive due to internal compensation। इसमें हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये क्या है, इंटरनल कंपनसेशन, कंपनसेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, रेशमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्सटर्नल कंपनसेशन दैट इज व्हेन एनेंशियोमर्स आर मिक्स्ड टुगेदर द रोटेशन कॉज्ड बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ वन एनेंशियोमर इज exactly cancelled by an equal and opposite rotation caused by a molecule of its enantiomer। ये मॉलिक्यूल अगर इसको राइट साइड में पीपीएल को रोटेट करा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में रोटेट करा रहा है, तो ओवरऑल एक दूसरे का रोटेशन क्या हुआ, कैंसिल हो गया।
यही कैंसिल होने के कारण कंपाउंड ऑप्टिकली, या हम कहें कंपाउंड नहीं, मिक्सचर ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया तो ये एक्सटर्नल हो गया। जबकि यहां पर डायस्टीरियोमर्स में सेम मॉलिक्यूल रोटेट कराता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल। ठीक है ना। अब इसके लिए समझो भाई होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना। स्पेसिफिक रोटेशन ये एक इक्विपमेंट होता है जिसे बोलते हैं पोलरीमीटर। क्या पढ़ते हैं, पोलरीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 1 डेसीमीटर और इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरा है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है ये लिया जाता है, इसको ग्राम पर मिलीलीटर में, और इसे पढ़ते हैं कंसंट्रेशन सी। क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन सी पढ़ते हैं। ठीक है। ये देखो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट को जब निकॉन प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। पीपीएल को जब हम पोलरीमीटर से पास कराते हैं तो आगे ऑब्जर्वर है और एक और वहां पर इक्विपमेंट यूज होता है, ये हमने डायरेक्ट बना दिया है। तो वहां पर ऑब्जर्वर वॉच करता है कि पोलरीमीटर ने लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कराया है। अगर लाइट प्लेन पोलराइज लाइट किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड राइट साइड में। अगर राइट साइड में है तो हम इसको पढ़ते हैं डी या पढ़ते हैं एल। और यदि ऑब्जर्वर ने देखा कि नहीं ये लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ है तो हम इसे पढ़ते हैं एल या नाम देते हैं माइनस। डी एंड एल प्लस और माइनस एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जबकि जो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर की स्टडी की, आर एस कैपिटल डी कैपिटल एल, आर एस थ्योरेटिकल डेटा है और कैपिटल डी कैपिटल एल रिलेटिव डेटा है। कौन सा डेटा है, रिलेटिव। किससे लिया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड से लिया था। ठीक है। तो इक्विपमेंट कौन सा होता है जो कम बताता है कि कंपाउंड हमारा डेक्स्ट्रो है या लिवो है, बोलो। वो कंपाउंड होता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर की लेंथ कितनी लेते हैं, फिक्स लेंथ है 1 डेसीमीटर। तो जो एंगल यहां पर बनता है थीटा, इसको हम अल्फा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अल्फा। अगर प्योर सब्सटेंस है 100% प्योर रेशमिक मिक्सचर के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ऑप्टिकल रोटेशन, ये ऑप्टिकल रोटेशन को हम पढ़ते हैं अल्फा कहते हैं, जिसे पढ़ते हैं स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा पढ़ते हैं। क्या ये बात समझ रहे हो, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा ये प्योर फॉर्म होता है और प्योर फॉर्म के लिए अल्फा टर्म का यूज किया जाता है। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू होता है थीटा ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई एल इंटू सी। अब यहां पर फिर हम ये टर्म का यूज करते हैं। ये जो वैल्यू होती है याद रखो, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। क्यों कांस्टेंट होती है बता सकती हो, क्योंकि अल्फा का यूज हम करते हैं प्योर रेशमिक मिक्सचर के लिए, 100% प्योर कंपाउंड के लिए, 100% प्योर रेशमिक मिक्सचर के लिए। लेकिन क्या एक बात आप समझ सकती हो कि पोलरीमीटर की अगर हमने लेंथ चेंज कर दी, पोलरीमीटर में भरा हुआ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, तब तो एंगल चेंज हो जाएगा ना। जब एंगल चेंज होगा वो उसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑब्जर्व रोटेशन।
क्या पढ़ेंगे? ऑब्जर्व रोटेशन। तो याद रखो, इफ L and C change, then specific rotation also change, ये भी चेंज होता है और इसको फिर नाम देते हैं थीटा। थीटा ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया है? बट अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा वहां पर क्या होगा? कांस्टेंट होता है। एक तरीका तो ये हो गया, एल को चेंज करो, एक तरीका ये हो गया सी को चेंज कर दो। अगर एल भी चेंज या सी भी चेंज या दोनों चेंज, तो वहां पर अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अल्फा तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा? थीटा चेंज होता है। ऑब्जर्व रोटेशन, कितना मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। तीसरा तरीका क्या है? दूसरा सेकंड मेथड, कि भाई आपने डी ज्यादा ले लिया, एल कम ले लिया, या एल ज्यादा ले लिया, डी कम ले लिया। तो अगर ये वैल्यू कम ज्यादा है तो भी तो थीटा चेंज होगा, अल्फा की वैल्यू चेंज होने लगेगी। लेकिन अल्फा तो कांस्टेंट है। जब पोलरीमीटर की लेंथ हमें 1 डेसीमीटर लेनी है, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर में लेना है, तो और 50% डी 50% एल, तो अल्फा की वैल्यू फिक्स होगी। अल्फा तभी हम मेजरमेंट करते हैं। तो अल्फा इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हाइल थीटा में बी चेंज। थीटा का मतलब ऑब्जर्व क्या हुआ यार, जो कंपाउंड आपने लिया है उसमें थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। गॉट इट? क्लियर हो गया ना? लिखा क्या है जरा ये भी देखते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड is independent of the length of tube and concentration of the solution। इसका मतलब अल्फा जो है ये एल और सी पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू कर दी गई है ना। सिंस ऑप्टिकल रोटेटरी पावर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। इफ टू सब्सटेंसेस हैव अनइक्वल मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है बट आर अलाइक विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, द सब्सटेंस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट हैज द लार्जर स्पेसिफिक रोटेशन सिंपली बिकॉज इट हैज मोर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट पर वेट, पर यूनिट वेट। अब इसको समझो। मान लो दो एसिमेट्रिक कंपाउंड लिए गए, एक एसिमेट्रिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अलग है, बी का अलग है, दो ए और बी लिए गए। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो पीपीएल को ज्यादा रोटेट करेगा, उसका रोटेशन पावर ज्यादा होगा क्योंकि वो हल्का है। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है वो पीपीएल को कम रोटेट करेगा क्योंकि हैवी है। अरे एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, कह दिया जाए कि भाई दोनों में किसकी स्पीड ज्यादा होगी दौड़ में, तो कौन पतला आदमी जो होगा वो बटरफ्लाई की तरह उड़ेगा, और जो हैवी है उसकी स्पीड स्लो होगी। तो वही ये पॉइंट कहा गया कि अलग अलग कंपाउंड के लिए रोटेशन पावर अलग अलग होता है। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। जो मॉलिक्यूल हल्का है उसका रोटेशन अधिक है, माइग्रेट, और जो कंपाउंड हैवी है उसका रोटेशन कम होगा। इसका मतलब जो हल्का है उसका थीटा ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा, और जो भारी है उसके अल्फा की वैल्यू कम होगी। अच्छा, ये बातें पता कैसे चलेगी? ये पोलरीमीटर के जरिए हमें जानकारी होगी। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया ना? सिंस ऑप्टिकल रोटेटरी पावर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, ये पॉइंट हमें बिल्कुल ही याद रखना है। सिंस मॉलिक्यूल, इफ टू सब्सटेंसेस हैव अनइक्वल मॉलिक्यूलर वेट but are alike with respect to power of rotating the plane of polarized light, the substance of smaller molecular weight has the
लार्जर स्पेसिफिक रोटेशन। जो हल्का है उसमें अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी और जो भारी है उसमें अल्फा की वैल्यू कम होगी। समझ गए? क्लियर हो गया? जैसे मान लो कि एक कंपाउंड हमने लिया यहां पर HDCH3 एंड दूसरा है मान लो OH। एक कंपाउंड दिया गया है HD और ये हो गया CH3, ये हो गया SH। बताइए ऑप्टिकल रोटेटरी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? दोनों में हल्का कौन है? हल्का ये OH, भारी SH, इसका कम हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये माइग्रेशन पावर जो है ये इनके मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है। ओके, बाकी बहुत से फैक्टर हैं लेकिन इस की पॉइंट के अकॉर्डिंग इस फैक्टर को हमें दिमाग में रखना है। स्पेसिफिक रोटेशन, बेटा यहां पर एक टर्म यूज होता है जिस टर्म को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनेंशियोमेरिक एक्सिस। इनेंशियोमेरिक एक्सिस, EE, एक टर्म यूज है EE। ठीक, इनेंशियोमेरिक एक्सिस। देखो राइटिंग सब ऊपर नीचे चल रहा। इनेंशियोमेरिक एक्सिस, ये इनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या है? EE। ठीक है, स्टार्ट करें। इनेंशियोमेरिक एक्सिस को हम इस ढंग से देखते हैं, पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, इसके बाद में फिर न्यूमेरिकली देखेंगे। पहले थ्योरेटिकली और फिर क्या देखते हैं? न्यूमेरिकली। परसेंटेज ऑफ इनेंशियोमेरिक एक्सिस, या हम इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी, ठीक है। ये क्या होता है? देखो D-L डिवाइडेड बाई D+L। ठीक है, यहां पर मॉड लगा दिया। D+L मल्टीप्लाइज बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में ले रही है। ये होती है ऑप्टिकल प्योरिटी, या हम इस तरह भी कह सकते हैं दूसरे ढंग से, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन में डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन मल्टीप्लाइज बाई 100। इस ढंग से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑप्टिकल प्योरिटी, इनेंशियोमेरिक एक्सिस, D is equal to this। इनेंशियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। अब मान लो अल्फा हमारा गिवन है, इसी को हम अल्फा बोलेंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक रोटेशन, ये हो गया हमारा थीटा, इसको हम लिख दें ब्रैकेट में थीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक, तो अगर हमें थीटा निकालना पड़ा कहीं पर तो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा दैट इज ऑब्जर्व्ड,
है ना, इज इक्वल टू इनेंशियोमेरिक एक्सिस, इनेंशियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल रोटेशन मल्टीप्लाइज बाई ऑप्टिकल रोटेशन मल्टीप्लाइज बाई ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन मल्टीप्लाइज बाई अल्फा। तब हम इस ढंग से भी ले लेंगे, या परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस इनटू अल्फा। इस ढंग से भी हम थीटा को फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अल्फा हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में दिया जाएगा, ठीक है। जरा हम ये तो उसका न्यूमेरिकल डेटा हो गया, जरा थ्योरेटिकली आते हैं। थ्योरेटिकली अगर हम समझें तो मान लो यहां पर हमारा दिया गया है डी फॉर्म, डी का मतलब प्लस, यहां पर दिया गया है एल फॉर्म माइनस, यहां पर दिया गया है रेशमिक मिक्सचर, ठीक। और यहां पर हम निकालते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, मान लो थीटा ऑब्जर्व, ये हम यहां पर निकाल रहे हैं। ओके, याद रखो हम जो थ्योरी ले रहे हैं यहां पर डी कितना है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन है मान लो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अगर मान लो डी हमारा 99% है तो एल कितना होगा बोलो, 1% होगा, कितना होगा। तो रेशमिक मिक्सचर कितना बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा यहां पर 2%। कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 2%, ठीक। तो ऑब्जर्व रोटेशन अब कितना होगा, इसका 1% तो ये खत्म हो गया, 1% इसके, 1% इसके, इसके 1% ने इसके 1% को ऑप्टिकली इनएक्टिव कर दिया, तो रेशमिक मिक्सचर कितना बना 2%। तो 2% जो मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बचा कितना 98%। कितना बच रहा है 98% बच गया अभी भी। तो 98% में अब ये हो गया 98, अगर अल्फा थीटा निकालना है 98 डिवाइडेड बाई 100 इंटू अल्फा आ जाएगा, जो भी अल्फा की वैल्यू गिवन है। मान लो अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, x डिग्री, कितनी गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू x डिग्री, अल्फा गिवन है x डिग्री प्लस का, ठीक है। प्लस वाला भी हम लेकर चल रहे, तो ये कितना हो गया, दिस इज 98/100 इंटू प्लस x हो गया, इतने डिग्री अब इसका रोटेशन रह जाएगा। 1% एल ने 1% डी को ऑप्टिकली इनएक्टिव कर दिया एक्सटर्नल कंपनसेशन के जरिए। तो डी अभी भी एक्सिस अमाउंट में है, कितना एक्सिस अमाउंट है यहां पर नहीं लिखा मैंने, एक्सिस अमाउंट कितना है ई लिखे, एक्सिस अमाउंट है यहां पर, देखो एक्सिस अमाउंट अभी भी कितना है, परसेंटेज एक्सिस इनेंशियोमर, और फिर हमने निकाला थीटा ऑब्जर्व, ठीक है। थीटा ऑब्जर्व मान लो डी कितना, सॉरी एल कितना लिया है, एल इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, सी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और अल्फा है प्लस x डिग्री, ठीक है। अब देखो ये अभी भी कितना है 98% ये दिया गया, तो थीटा कितना हो गया, तो थीटा ऑब्जर्व इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई
100 इंटू एक्स डिग्री आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये थ्योरेटिकली भी चल रहा है और न्यूमेरिकली भी चल रहा है। दूसरा देखो, मान लो ये 90% है तो ये कितना हो जाएगा 10%। तो रेशमिक मिक्सचर कितना बनेगा बोलो, इसका 10% इसके 10% को ऑप्टिकली इनएक्टिव करेगा, तो ये कितना बन गया जाकर के 20% बन गया। तो इसका 10% खत्म हो गया ना। अभी डी फॉर्म कितना एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है, था 90, 10 खत्म हो गया तो कितना बचा, अरे भाई 80 तो बचा है, तो ये 80% है। तो थीटा कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स डिग्री हो गया। ये देखो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, अल्फा की फिक्स है, क्योंकि क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर रही है। मान लो ये हमारा है 75%, अगर ये 75% तो ये कितना है 25%। कौन सी क्वांटिटी, कितना रेशमिक मिक्सचर बनेगा 25%, ये है, इसके 25% से भी को इनएक्टिव कर रहा है, तो ये रेशमिक मिक्सचर कितना बन गया 50%। इनएंशियोमेरिक एक्सिस कितना ये बचा है लार्ज अमाउंट में, तो आप क्या कहेंगे सर अभी भी ये 50% बचा है। तो थीटा कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स डिग्री। अच्छा ये सभी प्लस में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि डी अभी भी ज्यादा है। मान लो ये 50% हो गया, तो ये कितना हो गया, ये भी 50% हो गया। तो अब रेशमिक मिक्सचर कितना बन गया 100%। इनएंशियोमेरिक एक्सिस कितना है 0%। इसे बोलेंगे प्योर रेशमिक मिक्सचर, क्योंकि कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये कितना हो गया बोलो, दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 100 इंटू प्लस एक्स डिग्री। फाइनल ये 0 हो गया, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव केस हो गया। तो प्योर रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि 50 मॉलिक्यूल राइट साइड पीपीएल को रोटेट कर रहे, तो 50 मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में पीपीएल को रोटेट कर रहे। बेचारी पीपीएल क्या करे, कभी नीचे कभी ऊपर, तो जैसी गई वैसी वो निकल गई। और दोनों का जो डिग्री होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर डी का प्लस एक्स है, अगर डी का कितना है, डी इज इक्वल टू प्लस एक्स डिग्री, तो एल का कितना होगा माइनस एक्स डिग्री। दोनों का एंगल सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। समझ गए ना? ओके, मान लो कि ये हमारा रह गया 40%, तो ये कितना है 60%। अब बताइए इनएंशियोमेरिक एक्सिस, ये डी फॉर्म है ना रेशमिक मिक्सचर 2%, डी फॉर्म डी नहीं, ये तो रेशमिक मिक्सचर चल रहा है ना। इनएंशियोमेरिक एक्सिस में आ जाइए, ये डी फॉर्म, ये तो 0 है, ना डी ज्यादा ना एल ज्यादा। अब बताइए 40% राइट क्या करेगा, 40% लेफ्ट वाले को कैंसिल कर देगा, तो रेशमिक मिक्सचर कितना बन गया 80% बन गया। कितना बन गया 80%। कितना बचा 20%। 20% कौन बच गया, एल बच गया। अब कौन ज्यादा है, डी की एल ज्यादा है, तो डी वाले का रोटेशन कैसा था प्लस, तो एल का रोटेशन क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहां पर रिप्लाई हमें किस फॉर्म में लेनी होगी, इनएंशियोमेरिक एक्सिस 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू माइनस एक्स डिग्री, तब ये चलेगा। अब थीटा की वैल्यू निगेटिव में आने लगेगी। एल अगर ज्यादा है तो निगेटिव, डी अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव। डी का मतलब ही है प्लस, एल का मतलब क्या है माइनस, लेकिन डिग्री दोनों की सेम होती, कितने एंगल का है ये। मान लो ये हमारा रह गया 30% है, तो ये कितना है, ये हो गया 70%। अब इसका 30% इसके 30% को रोकेगा, तो पीपीएल को नहीं रोटेट कर सकता, करेगा तो हम कैंसिल कर देंगे।
तो रेशमिक मिक्सचर कितना हो गया 60%। इनएंशियोमेरिक एक्सिस किसका ज्यादा है, डी का कि एल का, एल का ज्यादा है, कितने परसेंट, 70 से 30 कम कर दो, कितना हो गया 40-50, तो ये हो गया 40%। कौन, एल, तो ये क्या लिखोगे 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू माइनस एक्स डिग्री चलेगा। अब तो क्लियर हो गया। मान लो ये 25% है और ये कितना है, ये हो गया 75%। रेशमिक मिक्सचर कितना बन गया 50%, तो ये कितना बचा 50%, कौन बचा, एल बचा। यही हुआ ना, कितना रोटेशन आएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू माइनस एक्स डिग्री आएगा। मान लो ये कितना हो गया, ये हो गया जाकर के 20%, तो ये कितना हो गया 80%। कितना रेशमिक मिक्सचर बना 40%, ये कितना ज्यादा है 60%, कौन सा ज्यादा है, एल बना, तो थीटा कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू माइनस एक्स डिग्री हो गया। मान लो ये कितना रह गया 10%, ये कितना है 90%, अब ये कितना हो गया 20%। तो बताइए इनएंशियोमेरिक एक्सिस कितना ज्यादा है 10%, 10% कैंसिल हो गया 80%, और ये 80% किसका ज्यादा है, एल का ज्यादा है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो गया 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू माइनस एक्स डिग्री हो गया। अब जो भी एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या आप सॉल्व कर लेंगे, सोच के बोलो भाई, हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकली हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते इसी तरह से। अब आते हैं न्यूमेरिकली, जरा देखते हैं। तो ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना 80, ठीक। Sometimes we deal with mixture that are neither optically pure nor racemic mixture. In these cases, we specify the optical purity of the mixture. It is defined as, तो हम लोग ये तो पढ़ चुके, ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाई ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर। तो ये वही तो था, ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई अल्फा मल्टीप्लाइज बाई 100 या डी माइनस एल डिवाइडेड बाई डी प्लस एल इंटू 100। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इज 10 डिग्री। प्योर की बात चल रही है, प्योर का मतलब क्या हुआ बेटा, प्योर का मतलब अल्फा इज इक्वल टू प्लस 10 डिग्री। अब बताइए ये डी का है कि एल का है, तो हम कहेंगे डी का है या प्लस का है, यही तो बोलेंगे, प्लस का मतलब डी। What will be its observed rotation if it is isolated from a reaction with 30% racemization and 70% retention। 30% क्या हुआ, एक स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए प्योर एनेंशियोमर 10 डिग्री। एक कंपाउंड है, कौन सा है, डी वाला है, तभी तो प्लस 10 डिग्री गिवन है ना। What will be its observed rotation if it is isolated from a reaction with। अब देखो थ्योरेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो थ्योरेटिकली में D कितना दिया है 30%, नहीं 30% रेशमाइजेशन है और 70% क्या है, रिटेंशन है। ठीक, इसका मतलब ये है कि रेशमिक मिक्सचर कितना बना, रेशमिक मिक्सचर है 30%। रेशमिक मिक्सचर कितना है 30%। रिटेंशन का मतलब जो बचा हुआ है, तो रिटेंशन का मतलब इनएंशियोमेरिक एक्सिस, इनएंशियोमेरिक एक्सिस कितना है 70% दिया गया है। सोचो
क्या ये सही चल रहा है? ये 70% दिया गया है। अब जरा विचार करिए, अब थीटा कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट पार्ट है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया? थीटा इज इक्वल टू इनएंशियोमेरिक एक्सिस कितना है? 70 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइज बाई, भाई इनएंशियोमेरिक एक्सिस का मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी, यही तो है। तो ये कितना हो गया? मल्टीप्लाइज बाई 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस, ये हो गया प्लस 0.7 डिग्री आ गया। अब ये जो सॉल्यूशन है उसकी ये कहानी यहां पर प्रेजेंट है। क्या ये बात समझ गए अच्छी तरह से? गुड। अब अगर वो ये पूछे कि भाई ये बताइए इसमें डी कितना है, डी और एल कितना है, डी इन रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर में डी कितना प्रेजेंट है? अरे तो रेशमिक मिक्सचर है कितना? 30% है ना, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, यही हुआ ना। तो टोटल डी कितना हुआ? टोटल डी इज इक्वल टू 70% पहले था, 15% और हो गया 85%, और एल कितना है? एल इज इक्वल टू 15% है। तो 15% एल और 15% डी मिलकर के रेशमिक मिक्सचर 30% बन गया। क्या ये पहला पॉइंट समझ गए ना अच्छी तरह से? अगर समझ गए तो आप वास्तव में इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। सेकंड कहता है 70% रेशमाइजेशन एंड 30% इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है? डी एल में चला गया, अगर एल होता तो एल डी में चला। इन्वर्जन का मतलब है आर एस में चला गया या एस आर में चला गया। अब जरा सेकंड पार्ट को समझो। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 70% रेशमाइजेशन, ठीक, और 30% इन्वर्जन। ओके, कोई बात नहीं। तो रेशमिक मिक्सचर हमारा कितना हो गया? तो रेशमिक मिक्सचर है हमारा 70%। रेशमिक मिक्सचर कितना है? 70%। इन्वर्जन कितना है? इन्वर्जन कितना है? 30%। और इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया? अब ये एल आ गया या फिर माइनस फॉर्म आ गया, एल या फिर माइनस हो गया। गॉट इट? तो इसका मतलब 30% तो प्योर है। प्योर एल इज इक्वल टू कितना है? 30%। तो थीटा कितना होगा? थीटा ऑब्जर्व, थीटा ऑब्जर्व इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू -10 डिग्री। डी का कितना है? +10 डिग्री। तो एल का कितना होगा? -10 डिग्री। क्या है ये? अल्फा। ये बात दिमाग में रखनी है। समझे? वेरी गुड। अगर आप समझ गए तो ये रिजल्ट कितना आ गया? -0.3 डिग्री आ गया। -3 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 3 डिग्री। ठीक है। ओहो, ये देखिए थोड़ा मैंने गलत कर दिया यहां पर भी। ये कितना हो गया है? ये हो गया है +7 डिग्री, +7 डिग्री। ओके बेटा, ये क्लियर हो गया ना? अब यहां पर अगर वो कहे कि टोटल डी फॉर्म कितना है, तो पहले देखो टोटल डी फॉर्म कितना है? डी फॉर्म, तो भाई डी फॉर्म रेशमिक मिक्सचर से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 70%, 70 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 35%। डी फॉर्म कितना है? 35%। एल फॉर्म कितना है?
एल फॉर्म, तो 35% तो रेशमिक मिक्सचर से आ गया, प्लस 30% ये बचा हुआ था, तो ये कितना हो गया 65% हो गया। तो हम ये कहेंगे इन रेशमिक मिक्सचर, अब रेशमिक मिक्सचर का यूज मत करो, ये बोलो इन मिक्सचर, जो मिक्स हमारा है इसमें डी फॉर्म कितना है 35% और एल फॉर्म कितना है 65%। तो मिक्सचर का ये कंपोजिशन है, तो 70% बन जाता है रेशमिक मिक्सचर, और जबकि कंपोजिशन ये प्रेजेंट है। गॉट इट? अच्छी तरह समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला पार्ट कहता है बी, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू enantiomers whose rotation is -10 degree. The specific rotation of pure enantiomers is 20 degree. माइनस टर्म क्या बता रहा है? माइनस टर्म बता रहा है कि ये एल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एल फॉर्म है। स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? -20, तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। और व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू enantiomers whose रोटेशन इज 10 डिग्री, तो ये जो थीटा हो गया, थीटा वेरिएबल है और जबकि अल्फा कांस्टेंट है। तो अब यहां पर हमें परसेंटेज बताना है, देखो ध्यान से। नंबर बी क्या कह रहा? अल्फा इज इक्वल टू -20 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? -10 डिग्री दिया गया है। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया ना? इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है पहले तो यही बता दो, थीटा को देखकर आप बता सकते हो, एल या डी। तो थीटा किसमें दिया है? नेगेटिव में दिया है ना। इससे ये प्रूव हो रहा है कि एल क्वांटिटी ज्यादा है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस एल का ज्यादा है। अब जरा सॉल्व कैसे करोगे? अरे भाई, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है आप सोच नहीं पा रही हो। ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू 100। तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हो गई? थीटा ऑब्जर्व कितना है? -10 डिग्री डिवाइडेड बाई -20 डिग्री इंटू 100 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 50% आ गया। कितना आ गया? 50% आ गया। दैट्स मीन अब कौन ज्यादा है, डी या एल? तो थीटा बता रहा कि एल ज्यादा है। ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब हो गया कि डी एनेंशियोमेरिक एक्सिस, एनेंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ एल इज इक्वल टू 50% हो गया, 50% ज्यादा है। तो रेशमिक मिक्सचर कितना हो गया? अगर ये एक्सिस 50% है, परसेंटेज ई कितना है? 50। तो रेशमिक मिक्सचर कितना हो गया? 50 50 50 कितना हो गया? 100। तो कंपोजिशन रेशमिक मिक्सचर, तो रेशमिक मिक्सचर में क्या करें कि हम डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो डी कितना हो गया? डी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2, 25% हो गया। तो एल कितना हो गया? एल 50% तो पहले से ही ज्यादा था, तो 50 प्लस 25 कितना हो गया? 75% हो गया। डी हो गया 25%, एल हो गया 75% हो गया। दोनों का कंपोजिशन निकाल दिया। सोच लो, एक बार विचार कर लो।
सी में आइए, व्हाट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी, व्हाट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सैंपल हैविंग अल्फा ऑब्जर्व, ये बेटा ऑब्जर्व है, अल्फा ऑब्जर्व इज 9 डिग्री। अब वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, और अल्फा स्पेसिफिक कितना है 12 डिग्री। ठीक है, देखो सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में आइए, अल्फा ऑब्जर्व, अच्छा ऑब्जर्व को ही हम लिख रहे हैं थीटा ऑब्जर्व, ठीक है। और एक हो गया अल्फा, ये क्या है स्पेसिफिक रोटेशन, इसको हम क्या पढ़ते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये कितना गिवन है +9 डिग्री, और ये कितना दिया है +12 डिग्री। देख लो फिर एक बार, सही चल रही है, +9 डिग्री और ये +12 डिग्री। जो तरीका अभी मैंने बताया था वही तरीका आपको लेना है। स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब डी फॉर्म है, ठीक है। इस ऑब्जर्व रोटेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब डी फॉर्म एक्सिस अमाउंट में दिया गया है, यही है ना। तो ज्यादा एक्सिस इनैंसियोमेरिक एक्सिस कौन होगा, डी ही तो होगा, प्लस साइन क्या बता रहा डी फॉर्म। तो इनैंसियोमेरिक एक्सिस, इनैंसियोमेरिक एक्सिस कौन सा फॉर्म है डी फॉर्म। या हम लिख दें परसेंटेज प्योरिटी या ऑप्टिकल प्योरिटी, दूसरा टर्म क्या है दिस इज इक्वल टू अल्फा थीटा ऑब्जर्व अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइज बाई 100। तो बेटा थीटा ऑब्जर्व कितना है +9 डिग्री, और ये हो गया +12 डिग्री इंटू 100, सॉल्व कर दो तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 75% हो गया। कितना हुआ 75%। तो डी फॉर्म रेशमिक जो मिक्सचर है उसमें कितना ज्यादा है 75% ज्यादा। रेशमिक मिक्सचर में डी फॉर्म कितना ज्यादा है 75%। रेशमिक मिक्सचर कितना है, रेशमिक मिक्सचर कितना है, रेशमिक मिक्सचर कितना हो गया 100 माइनस ऑप्टिकल प्योरिटी, तो ये आ गया 25%। तो 25% में एल भी है और डी भी है, इतना तो डी ज्यादा है, डी इतना तो अधिक है, लेकिन जो रेशमिक मिक्सचर उसमें एल भी तो है। तो एल फॉर्म कितना हो गया जरा देखो, एल फॉर्म कितना है रेशमिक मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2, चूंकि दो ही तो है तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12.5। एल फॉर्म इतना आ गया, कितना आ गया 12.5%। तो बेटा डी फॉर्म कितना है, डी फॉर्म बोलो कितना है, पहले कितना था 75%, तो 75 प्लस और अब कितना है 12.5, तो ये हो गया 5 2 7 87.5%। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके नीट और जेई में पूछे जाते हैं। नीट में तो इतने कैलकुलेशन का एक लाइन का पूछेगा, दोनों की क्वांटिटी दे दी और पूछ लिया, वैसे है कुछ नहीं, टाइम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जेई में ज्यादा पूछता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में ले जाना है, किसमें ले जाना है होमवर्क में, सेम टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल फिर हम एक एक्सप्लेन करते हैं, जरा देखो ध्यान से। चूंकि पहले और दूसरे में जो क्वांटिटी दी गई है ये परसेंटेज में थी, सेकंड में किस ग्राम में है क्वांटिटी ग्राम में है, तो ग्राम के बेस से हम थर्ड एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड को देखकर ही हमने थर्ड बनाया, सेकंड ज्यादा कहने मतलब इजी ज्यादा है, थर्ड थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल हो गया, तो थर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे।
थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए मिक्सचर ऑफ 6 ग्राम ऑफ प्लस ब्यूटेन टू ऑल एंड 4 ग्राम ऑफ माइनस ब्यूटेन टू ऑल, अल्फा की वैल्यू प्लस 13.6 गिवन है। ये अल्फा कौन सा है, स्पेसिफिक रोटेशन, प्योर फॉर्म का ये कंडीशन है। इज टेकन इन पोलरीमीटर फॉर एक्सपेरिमेंट, फाइंड इनैंशियोमेरिक एक्सिस। देखो सॉल्व तो आप एक लाइन में कर लेंगे, अगर पिछला लॉजिक समझ गए तो अब यहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती है। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है इनमें हम न्यूमेरिकली क्वांटिटी चाहे ग्राम में ले, चाहे परसेंटेज में ले, चाहे वॉल्यूम में ले लें, कंसंट्रेशन में ले लें, क्योंकि ऊपर और यूनिट, ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट कैंसिल हो जाती है। फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू मॉड डी माइनस एल डिवाइडेड बाई डी प्लस एल इंटू 100। तो चाहे ऊपर और नीचे दोनों में यूनिट तो सेम आएगी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, वहां पर कैंसिल हो जाएगी। यूनिट कैंसिल है तो क्वांटिटी किसी में भी आप ले सकते, मोल में भी ले सकते कि 2 मोल इसके लिए, 2 मोल इसके लिए, 2 ग्राम इसका लिया, 2 ग्राम इसका लिया, मोल तो वही आएंगे क्योंकि कंपाउंड तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो किसी में भी ले लो। पहला टर्म क्या है, फाइंड परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सिस। अब आपका टर्म क्या था, परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सिस। नंबर ए चल रहा है ना, या हम कहें ऑप्टिकल प्योरिटी, बात एक ही है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ले लो फॉर्मूला, डी माइनस एल डिवाइडेड बाई डी प्लस एल मल्टीप्लाइज बाई 100। तो बताइए बेटा डी कितना दिया गया है, 6 ग्राम। चलो ठीक है, तो D कितना दिया गया है, 6 ग्राम। 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइज बाई 100। तो ये कितना हो गया, 20। 6 4 10 D माइनस L, तो ये हो गया 20%। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है, 20% आ गई। अच्छा 20% कौन अधिक है, ये वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि इन मिक्सचर डी फॉर्म 20% प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इन एक्सेस अमाउंट। डी फॉर्म 20% ज्यादा दिया गया है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यही ऑप्टिकल प्योरिटी भी है और यही इनैंशियोमेरिक एक्सिस भी प्रेजेंट है। अब जरा अगले टर्म में आते हैं, इनका कंपोजिशन क्या है, ऑप्टिकल प्योरिटी, इनैंशियोमेरिक एक्सिस। ठीक है, तो देखो इनैंशियोमेरिक या ऑप्टिकल प्योरिटी, तो रेशमिक मिक्सचर कितना बनेगा भाई, डी फॉर्म 20% एक्सेस है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो बचा, कितना बचा, 80%। वो 80% क्या है, वो तो रेशमिक मिक्सचर है ना। तो रेशमिक मिक्सचर कितना हो गया, रेशमिक मिक्सचर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80% आ गया। अब रेशमिक मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, डी फॉर्म भी है और एल फॉर्म भी है। तो एल फॉर्म कितना हो गया, एल फॉर्म इज इक्वल टू रेशमिक मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2, 80/2 इज इक्वल टू 40%। ये एल फॉर्म हो गया। अच्छा 80% है तो 40% अगर एल फॉर्म है तो 40% डी फॉर्म भी होगा। तो डी फॉर्म कितना हो गया, डी फॉर्म
इज इक्वल टू 20 तो पहले ही से था, तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60% हो गया आपका डी फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर ऑप्टिकल प्योरिटी, अगला टर्म क्या कह रहा है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ऑप्टिकल टोटल परसेंटेज प्लस एंड माइनस, तो ये तो टोटल परसेंटेज हो गए भाई, टोटल परसेंटेज प्लस और माइनस का कितना हो गया, ये बन गया बी सी फॉर्म आ गया। डी फॉर्म क्या कह रहा है, डी फॉर्म हमारा कहना चाहता है ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, थीटा की। तो बेटा 20% एक्सिस है ना, तो 20% के बेस से डी पार्ट पर आ जाएगी। तो डी पार्ट क्या बन गया, थीटा ऑब्जर्व इज इक्वल टू, थीटा ऑब्जर्व इज इक्वल टू, एक्सिस कितना है 20%, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइज बाई प्योर वैल्यू कितनी है, फिर एक बार देख लो, थीटा इज इक्वल टू परसेंटेज या ऑप्टिकल प्योरिटी इनटू अल्फा, या हम इस तरह भी लिख दें परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सिस इनटू अल्फा। तो ये कितने परसेंट था, 20%, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइज बाई अल्फा कितना है 13.6, तो दिस इज दी प्लस 13.6 डिग्री, 20 0 0, तो 13 दूनी 26 27.2, तो ये हो गया 2.7 2 6 दूनी 12 27 2.72 डिग्री आ गया, ये सी पॉइंट हो गया। अब बताइए क्या आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, 2-3 बातें दिमाग में रखनी है। इनएनसीओ चाहो तो थ्योरेटिकली ले लो, थ्योरेटिकल भी हमने बहुत अच्छा लॉजिक आपको दिया है, या एक्सपेरिमेंटली ले लो, एक्सपेरिमेंटली भी हमने आपको बहुत अच्छा सा लॉजिक दिया है। तो बेटा ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर करनी है। इस तरह के 10-20 क्वेश्चन लगा दो, जो भी आपके पास मॉड्यूल हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, उस इंस्टीट्यूशन के मॉड्यूल में 2-2 3-3 क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर 4-5 जगह के मॉड्यूल उठाओ, अपनी कोई बुक उठा लो, एनसीईआरटी की बुक में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, सभी उठा के 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे की स्टडी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बहुत थोड़ा सा बचा है।